हेलो साथियों, आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कॉमर्स के न्यू स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली उन वो स्टूडेंट्स जो नॉन कॉमर्स हैं और इसी बैच में एडमिशन लिया है उन्होंने कॉलेजेस में, तो उनमें से जो मोस्टली जो बच्चे हैं वो नॉन कॉमर्स ही हैं, क्योंकि इसी बात से जो मैंने कल पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया कि ये रूल आया है कि नॉन कॉमर्स बच्चे भी बीकॉम कर सकते हैं, या बायो वाले या आर्ट्स वाले भी बच्चे बीकॉम कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने कॉमर्स अभी तक नहीं पढ़ी है, तो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। आज हम उस प्रॉब्लम को, उनकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो अब वही बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद अब 1 या 1.5 महीने बाद वो सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि एक पेपर अकाउंट्स का भी आने वाला है। क्योंकि अभी जो तक जो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में थे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इसमें से जो 2 थ्योरी पेपर हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ये थोड़ा सा जनरल पेपर एक तरीके से हैं। इनका जो इनकी टर्मिनोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, वो थोड़ा बेसिक्स हैं और वो समझ में आ रही होंगी, जनरल लैंग्वेज में होती हैं। लेकिन थोड़ा स्टेट्स में भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों ने शायद 11th या 12th लेवल पे पढ़ी रहती हैं। बट अब जो अकाउंट्स आने वाली है उसमें जो नॉन कॉमर्स बच्चे हैं उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, और वो डर हो सकता है कुछ बच्चों में रहे कि अब अकाउंट्स में क्या होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इतना टफ नहीं है जितना बच्चे कुछ सोच जाते हैं। कोई भी चीज़ जो पहली बार पढ़ी जाती है वो थोड़ा सा टफ होती ही है, वो लगती है, होती नहीं है, वो लगती है कि टफ है, हम इसका सामना कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन वही बात होती है, जिस चीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ में हम घुसते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हम हासिल कर ही लेते हैं। कितनी भी कोई भी मंजिल हो, वो कितनी ही दूरी की हो, लेकिन जब तक हम आगे रास्ते पे बढ़ेंगे नहीं, तब तक वो मंजिल हमें दूर ही दिखेगी। हम जब चलेंगे तो उतनी ही दूरी कम होती जाएगी और जो मंजिल है वो हमें थोड़ा सा स्पष्ट दिखने लगेगी। लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं से ये विश्लेषण करते रहें कि यार मंजिल तो बहुत दूर है, मंजिल तो बहुत दूर है, बहुत कठिन है। अरे चलना तो सीखो भाई, चलना तो शुरू करो। जब चलोगे आप, मान लीजिए 10 किलोमीटर आपकी मंजिल है, तो आप जब चलोगे 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5 ऐसे टुकड़ों में अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जहां पे जो चीज कंप्लीट करनी है। अभी मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं, तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव है बीकॉम पास करना। आपका पहला ऑब्जेक्ट केवल ये होना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गया है, आप सेकेंड सेमेस्टर को हम कैसे करें, उनके पेपर्स को आप अपने सामने रखिए कि ये 3 पेपर हैं या 4 पेपर हैं, इन्हें हम कैसे कैसे मैनेज करेंगे। और इसमें 2 थ्योरी पेपर हैं जो हम कैसे भी पढ़ के, कैसे भी समझ के कर लेंगे। लेकिन जो एक पेपर है, इस पे थोड़ा सा हमें ज्यादा मेहनत करनी है, ये नया विषय है। तो हम आज डायरेक्ट ज्यादा बात ना करते हुए उसी नए विषय पे आते हैं कि अकाउंटिंग को नए बच्चे कैसे समझें। कुछ बेसिक चीजें अभी मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में ये वीडियो मैं अभी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उतना चीजें बच्चों को अभी एकदम से दे दो तो शायद वो उसी को लेके थोड़ा सा वो हो जाए कि अरे ये है, इतना है। तो अभी कुछ कुछ चीजें मैं एक एक वीडियो में देता जाऊंगा, उतना ही वो समझते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें। और कुछ कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में वो अपना पूछ सकते हैं, अपनी अपनी क्वेरी उसमें डाल सकते हैं, जिनका मैं जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। तो अकाउंट्स की मेन चीज, सबसे पहले तो नीड क्या है और कॉमर्स का स्कोप क्या है, ये समझ लेते हैं। कॉमर्स या अकाउंटिंग की जरूरत हमें हर जगह पड़ती है। उसका स्कोप आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम या किसी भी चीज का, मैं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ
वो अपने एक एरिया तक सीमित होते हैं। लेकिन कॉमर्स या अकाउंट, बेसिकली अकाउंट, मेन चीज मैं अकाउंट की बात कर रहा हूं, तो अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर क्षेत्र से रिलेटेड रहता है और उससे इंटरफेरेंस उसका हमेशा हर क्षेत्र में रहेगा ही। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो या वो नॉन ट्रेडिंग कंपनी हो, या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को के ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का लेन देन तो होता ही है। और पैसे का लेन देन होता है तो फिर वहां पे अकाउंट्स मेंटेन किए ही जाते हैं। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी तरीके के संगठन हम जानते हैं, वो संगठन हमें, उन संगठनों को अकाउंट्स मेंटेन रखने ही होते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए अकाउंट्स का महत्व क्या है। और उनके अकाउंट्स मेंटेन कौन करेगा? जब तक अकाउंट्स को अच्छी तरीके से जानने वाले लोग नहीं होंगे। तो आप जानिए कि आपको नौकरियों का कितना स्कोप है, कहां कहां आप जा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि जहां बिजनेस है वहीं पे ये सेटल होंगे, जाके ये स्टूडेंट्स वहीं पे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे पैसे का लेन देन है वहां पे इन्हें जॉब मिलने के चांसेस हैं। तो बहुत ब्रॉड एरिया है। और मैं तो कहता हूं ये जो स्ट्रीम है, इसमें जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना ही आप अर्न कर लेंगे। कुछ ऐसे स्ट्रीम होते हैं जहां पे या तो बहुत टॉप पे आप जाएंगे या तो फिर नीचे रह जाते हैं ज्यादातर चीजों में। लेकिन यहाँ पे जितना आप पढ़ेंगे उतना आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने कम पढ़ा तो हो सकता है या आप अच्छा पढ़ने में नहीं हो पाए, लेकिन आपने चीजों को सीखा, अकाउंट कैसे करते हैं सीखा, मैनुअल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को सीखा, आपने बाद में सीखा, पढ़ाई के बाद उसे सीखा, इंस्टीट्यूट में जाके, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके टैली या और चीजों पे उन चीजों को सीखा, और 2 या 4 फर्म के अकाउंट्स ले लिए मेंटेन करने के लिए। अब मंथली आप उनके अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। आप घर बैठे 2 या 3 घंटे में 10 से 15 हजार आराम से कमा सकते हैं। जब तक आपकी कहीं जॉब नहीं लग रही, कोई एक क्लियर कैरियर नहीं दिख रहा है, तब तक इससे आप अपना खर्चा चला सकते हैं और अपनी आगे की तैयारी जो भी आप करना चाहते हैं उसकी कर सकते हैं। तो ये तो स्कोप की बात हो गई कि जो बच्चे कहते हैं आखिर बीकॉम क्यों कर रहे हैं या क्या इससे मिलेगा, तो ये तो उसका जवाब है जिसका डिटेल्ड वीडियो भी मैं आगे बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि कॉमर्स को थोड़ा सा उनकी शब्दावली को हम जान लेते हैं। कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अकाउंट्स में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। अकाउंट्स पूरी डेबिट और क्रेडिट पे डिपेंड है। डेबिट का मतलब यहाँ पे सीधे से जो नए बच्चे हैं वो ये इतना समझ लें अभी कि डेबिट का मतलब कि बिजनेस में जो चीज आएगी उसे वो डेबिट करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल एंट्री के थ्रू ट्रीट करते हैं, उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जर्नल एंट्री पूरी बेस्ड है डेबिट और क्रेडिट पे। डेबिट का मतलब यहां पे वो बच्चे केवल अभी इतना समझें कि व्हाट्स कमिंग डेबिट, बिजनेस में जो चीज आ रही है वो डेबिट होगी। व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, बिजनेस से जो चीज बाहर जा रही है वो क्रेडिट होगी। एसेट्स ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो हर बच्चे को याद रखने होंगे कि बिजनेस में जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, बिजनेस से जो चीज बाहर जाएगी वो क्रेडिट होगी। संपत्तियां जो होंगी वो हमेशा डेबिट की जाएंगी, और लायबिलिटीज मतलब कि दायित्व जो होंगे वो हमेशा क्रेडिट होंगे। बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे वो हमेशा डेबिट किए जाएंगे, बिजनेस में जो भी इनकम्स होंगी वो हमेशा क्रेडिट होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात की एसेट की, यहां पे बात क्या आई, एसेट की। तो एसेट क्या है, संपत्ति क्या है? अभी आपने एक कॉमर्स स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट की है। आप एक जनरल अपनी जो इससे पहले की लाइफ थी उसमें देखें कि आपके घर की संपत्तियां क्या हैं। आपका घर, आपके पापा के पास कार है, बाइक है, आपके मम्मी के पास ज्वेलरी है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये आपके घर की एसेट्स हैं।
ठीक वैसे ही जब बिजनेस की बात हम करते हैं तो बिजनेस में हर वो आर्टिकल, हर वो वस्तु जो उस कंपनी की रिसोर्स है वो एसेट कहलाती है, जो उस कंपनी को चलाने में हेल्पफुल है। जैसे कंपनी को चलाने के लिए एक बिल्डिंग की जरूरत होगी, पहले तो लैंड की, फिर बिल्डिंग की जरूरत होगी, उसमें कुछ फर्नीचर चाहिए होगा, मशीनरीज चाहिए होंगे, इक्विपमेंट चाहिए होंगे, मोटर लॉरीज चाहिए होंगी, ट्रक चाहिए होंगे, अगर फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये सब उस फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या हो गई, बिजनेस के लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। जैसे जनरल लाइफ की मैंने एसेट गिनाई, ऐसे ही आपकी बिजनेस की एसेट होंगी। और एसेट टू टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, फिक्स एसेट और करंट एसेट। जो मैंने अभी एसेट्स गिनाई ये फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट का मतलब जिनका इस्तेमाल हम लंबे समय तक करते हैं वो क्या कहलाती हैं, फिक्स एसेट्स कहलाती हैं या स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं, जिन्हें हम एक बार खरीद लेते हैं और उनका इस्तेमाल हम काफी लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक करते हैं। आपने कार ली तो कार हर साल 2 साल पे तो नहीं चेंज करते हैं, अब कुछ शौकीन लोग चेंज भी करते हैं, एक्सेप्शन है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता कि आप आज बड़ी फिक्स एसेट लें और नेक्स्ट ईयर सेल कर लें। सेल तो कर सकते हैं बट लॉस होगा। तो लॉन्ग टर्म की जो एसेट होगी, फिक्स एसेट जो होगी, उसका मतलब यही होता है कि जिसे हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरीके की संपत्तियां जो होती हैं वो होती हैं चालू संपत्तियां, जिन्हें करंट एसेट कहते हैं। ऐसी संपत्तियां जो विद इन 1 more than 3 ईयर कैश कन्वर्टेबल होती हैं, मतलब कि जिन्हें 1 साल के अंदर हम नगद में बदल सकते हैं। जैसे लिक्विड कैश, जो हार्ड कैश बिजनेस में है वो क्या है, चालू संपत्ति है, क्योंकि उसे वो तो है ही, आज हमारे पास है, कल किसी को पेमेंट कर दिया, दूसरे के पास पहुंच गई, दूसरे ने हमें पेमेंट दिया, हमारे पास आ गई, बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक के पास पहुंच गई, बैंक से चेक लेके भेज के हमने पैसा मंगा लिया, हमारे पास आ गई। तो जो मूवेबल है, जो हम किसी भी समय अपना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं या हमारे पास ही है, तो वो लिक्विड कैश है। फिर बैंक में जमा हुआ पैसा, कैश एट बैंक, वो भी जब चाहे बैंक से निकाल लें, उसके लिए समय तो नहीं लगना कि 1 साल बाद मिलेगा पैसा। अगली है स्टॉक। स्टॉक जो जिस चीज का आप ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस में जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट है वो स्टॉक कहलाता है। वो हम लोगों के यहाँ गोडाउन में लगा हुआ है, शोरूम में लगा हुआ है। तो स्टॉक हम उतना ही रखते हैं जितना विद इन 1 ईयर सेल हो जाए। मैंने मोर देन 3 ईयर भी बोला है, 1 साल 2 साल में तो सेल हो ही जाएगा। तो अगर हो जाएगा तो फिर जब सेल करेंगे तो हमारा पैसा आएगा, कैश आ जाएगा, तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया 1 साल के अंदर। तो स्टॉक भी क्या है, चालू संपत्ति है, करंट एसेट है। इसी तरीके से डेटर्स मैं अलग से भी बताऊंगा। डेटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हम उधार माल बेचते हैं। तो जब हम उधार माल बेचेंगे तो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए बेचेंगे, हमेशा के लिए तो नहीं बेच देंगे कि भैया दे दिया अब चाहे जब देना। उधार की एक पॉलिसी रहती है, क्रेडिट की हर उसमें कंपनी में एक पॉलिसी होती है जिसके आधार पे वो अपना उधार सेल करते हैं। तो वो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने जो भी है, उसके बाद पैसा हमारे पास आ जाएगा। और जब पैसा आ जाएगा तो वो हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो गया विद इन 1 ईयर। तो ऐसे संपत्तियां, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, तो ये वो संपत्तियां हैं जो क्या कहलाती हैं, करंट एसेट कहलाती हैं। तो मैंने अभी केवल किसकी बात की, एसेट की बात की। और एक चीज और इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लायबिलिटी क्या होती है। इन दोनों चीजों पे आप सभी से मैं कह रहा हूं, अलग अलग तरीके आएंगे, बुक्स लेंगे और उन्हें समझेंगे। हमारे इस हर एक वीडियो के साथ में आप उसे समझते चलेंगे, उनके नोट्स बनाते चलेंगे और जानते चलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाली है, ये मैं दावे से कह रहा हूं।
तो मैं बात करता हूं लायबिलिटी की। लायबिलिटी भी 2 टाइप्स की हैं, फिक्स्ड लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी कौन सी हैं? जिनका लायबिलिटी है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए। लायबिलिटी का मतलब जिम्मेदारियां, आपकी घरेलू जिम्मेदारियां। आपके फादर की जिम्मेदारी क्या है कि घर की जरूरतों को पूरा करें, चाहे वो आपकी फीस हो, आपके खाने की व्यवस्था हो, आपकी मेडिकल की व्यवस्था हो, या घूमने परिवार को घुमाने का, या और कपड़े का, या हर चीज का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी क्या है कि अगर उसने कहीं से उधार लिया तो उसका पैसा समय पे वापस करे, बैंक से लोन लिया है तो वो समय पे वापस करे। तो जो भी जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं? लायबिलिटी कहलाती हैं। तो उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी उसके ऊपर पेंडिंग पैसा है तो वो उससे समय पे वापस करे। और ये लायबिलिटी 2 तरीके की होती हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब यहां पे ये है वो जिम्मेदारियां जिन्हें आप लंबे समय में पूरा कर सकते हो। जैसे आपने होम लोन लिया तो वो आप लंबे समय के लिए लेते हो, 20 साल 25 साल के लिए, तो वो क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जिसे आप धीरे धीरे चुकाओगे। शॉर्ट टर्म क्या? आपने पर्सनल लोन ले लिया और वो आपको 1 साल में ही चुकाना है, तो वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो गई। मतलब जो जिम्मेदारी आपको कम समय में, जैसे आपने उधार माल खरीदा है किसी से, तो वो बहुत ज्यादा आपको 1 साल के लिए उधार देगा, तो आपको 1 साल में जो लायबिलिटी चुकानी है वो क्या कहलाएंगी? करेंट लायबिलिटी कहलाएंगी। तो लायबिलिटी कितने तरीके की हुई? फिक्स्ड लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। तो इस वीडियो में हम लोग केवल अभी एसेट और लायबिलिटी के बारे में जानेंगे। ऐसे ही मैं दूसरा बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिन्हें आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें। एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा दे दूंगा तो शायद आप बोर होने लगेंगे। आज केवल लायबिलिटी और एसेट को देखें, उन्हें नोट्स बनाएं और उन्हें समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और इसी तरीके से आप समझते रहें और इन वीडियोस का फ़ायदा उठाते रहें, और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, शुभ रात्रि।